नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। बीकानेर जिले की पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मिंगसरिया के सरपंच श्रीमान कृष्णाराम, जिनके सरपंच प्रतिनिधि पुरानाराम से राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज टीम ने की खास मुलाकात। तो आइए देखते हैं वीर सिंह की यह खास मुलाकात सरपंच प्रतिनिधि पुरानाराम के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान लाइव और मैं आपके साथ वीर सिंह। आज मैं जिस शख्सियत के पास पहुंचा हूं, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये परिचय के मोहताज नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम से जनता के बीच जुड़े हुए हैं, जनता के मुद्दों पे बात करेंगे, जनता के विकास पे बात करेंगे। और मैं फिर भी बताना चाहूँगा, जो इनके पुत्र हैं वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत मिंगसरिया पंचायत समिति श्री डूंगरगढ़ जिला बीकानेर, तो कृष्णाराम जी जो सरपंच हैं, उनके पिताजी हैं जो प्रतिनिधि के रूप में काम भी देखते हैं। पूर्णाराम जी वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। पूर्णाराम जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पहले तो हम जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक परिचय, जो हमारी जनता देख रही है वो आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके पूरे जो हैं स्टाफ, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप गांव-गांव पहुंच करके हमारी ये जो ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए पहुंचे हैं, इसके लिए सबसे पहले तो आप खुद को धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में मैं कहना चाहूँगा कि आज हमारे गांव के अंदर बहुत सुख शांति है, बहुत अच्छे से पिछली सरकार ने भी बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट किया था और उम्मीद कर रहे हैं कि अभी नई सरकार जो बनी है, अभी भाजपा सरकार, तो हमारे विधायक साहब से भी हम उम्मीद रखे बैठे हैं कि मार्च में जैसे नया बजट आएगा तो वो भी हमारी काफ़ी हेल्प करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद भी है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। और पिछली सरकार ने भी हमारे को काफ़ी अच्छा सहयोग किया था। और हम तो खास निवेदन ये सरकार से करते हैं कि हमने सुना है कि ये जो नरेगा जो है वो बीजेपी सरकार उसी तरह चालू रखें तो गांव वाले लोगों को ग्राउंड तक वो बेनिफिट पहुंचेगा। अन्यथा अगर ये नरेगा बंद कर दें तो मतलब हमारी ये पंचायत भी तो छोटी है, छोटी पंचायत में ज़्यादा बजट आता नहीं है तो ज़्यादा विकास होने की उम्मीद नहीं रहती है। तो ये जो नरेगा एक ऐसी चीज़ है, उससे क्या है, प्रत्येक के खाते में पैसे जाते हैं और प्रत्येक आदमी अपना परिवार अच्छे से चला सकता है। प्लस सरपंच भी है जो नरेगा के तहत अच्छे से गांव का विकास करा सकता है। जैसे कि गांव में खेतों की तरफ जो कच्चे रास्ते हैं उनको पक्का बनाना है, गांव में मतलब कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो वो नरेगा के तहत करवा सकता है। जी, बहुत अच्छी बात है। अब सरपंच साहब, मैं आपका एक बार राजनीतिक परिचय जानना चाहूँगा, मेरी जनता भी जानना चाहेगी आपका राजनीतिक परिचय। राजनीति में कितने समय से जुड़े हुए हैं? राजनीतिक में मैं पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मेरा तो बिजनेस बाहर है, लेकिन फिर भी मैं बारिश के टाइम 4 महीने में गाँव रहता हूँ। तो राजनीतिक में मैं पिछले 15 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 10 साल पहले तो मैं देहात मंडल का उपाध्यक्ष था बीजेपी का। 5 साल तक मैंने अच्छे से सेवा दी थी इस पूरे डूंगरगढ़ तहसील के ग्रामवासियों को। भी आप कहीं भी जाकर के पता लगा सकते हो कि पूर्णाराम राणा जो फिलहाल सरपंच के पिता है, तो वो मैंने लोगों को काफ़ी जागरूक किया था कि आज आप खुद मतलब अपने पैरों पर खड़े हो और सरकार आप तक जो लाभ पहुंचा रहे हैं उसका आप मतलब चैनल के माध्यम से आप टीवी देखो, मोबाइल देखो और लोगों से अच्छे संपर्क बनाओ, तो काफ़ी विकास हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि अभी मोदी सरकार जो आई है उससे काफ़ी अच्छी है। हमारी उम्मीद है कि हमारा भारत कुछ नया मॉडल बन के उसका फ़ायदा हमारे ग्रामीणों तक भी पहुंचेगा, ऐसी उम्मीद लगाए बैठे हैं। क्या बात है। तो सर से मैं और भी चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे इनके विचार वास्तव में भी ये मैंने आपको शुरू में कहा था कि परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि ये राजनीति में जुड़े हुए कम से कम 15-20 सालों से। सर, अब मैं फिर आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप पंचायती राज के अंदर आ गए, आपका जो कार्यकाल था कुछ एक कोविड में भी चला गया, कुछ एक और भी समस्याएं बहुत आई, बजट के भी कहीं ना कहीं अभाव रहे, फिर भी विकास कार्य में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, विकास कार्य के आपने बहुत अच्छे करवाए हैं। हमारी जनता भी जानना चाहेगी क्या कुछ अभी आपने धरातल पे कंप्लीट करवाया है? एक्चुअली आपने बहुत सही सवाल पूछा, किसको कहें कि हम 2 साल कोविड में बिल्कुल कुछ नहीं कर सके। आप हमारे गांव में या आसपास के गांव वालों को पूछो, मेरी गाड़ी पूरे 2 साल तक
बिना चार्ज लगाए हुए बीकानेर तक हॉस्पिटल जाती थी। कोविड में मैंने बहुत मेहनत करी थी। प्लस ये जो गायों का जो लंपी रोग जो आया था उसमें मैं गायों के लिए बहुत हेल्प की थी, लेकिन उसका बेनिफिट ऊपर वाला भी देगा और सरकार से भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसका हमारे को कुछ न कुछ उसका बेनिफिट मिला जाए। अभी हमारा एक्चुअली 5 साल में से सिर्फ मेरे को 1 साल ही काम करने को मिला है। 1 साल के अंदर कम से कम मैंने 2 से ढाई करोड़ का काम करवा दिया। अभी 1.5 करोड़ रुपया तो मेरा नरेगा में अटका हुआ पड़ा है। और छोटा क्षेत्र है, छोटी पंचायत है, तो जनसंख्या के अनुसार से बजट आता है। तो हमारा बजट तो पिछले जनगणना जो हुई थी उस अनुसार से आ रहा है। जनगणना तभी तक हुई नहीं है। हमारे यहाँ जनसंख्या लगभग 3000-3500 के आसपास है। हालांकि मेरे को बजट मिल रहा है 1500-1600 का ही। तो फिर भी मैं एडवांस काम करा चुका है। कम से कम 15 लाख का तो मैंने ग्राम पंचायत के खाते में पैसा आएगा ऐसी उम्मीद से मैंने 15 लाख का तो एडवांस काम करवा दिया। जैसे हम आपको बता रहे हैं कि जैसे गांव में आपने विकास देखा होगा, काफ़ी मैंने विकास करवाया है। सोखते गड्ढे बनवाए हैं, पंचायत भवन बनाया है, बस स्टैंड बनाया है, सांडशाला बनाया है और कम से कम 8 से 10 पानी की लाइनें डाली है, नया जल हौद बनाया है और तालाब बनाए हैं और कई मतलब गांव में अच्छा खासा विकास करवाया है। सिर्फ मैं गांव के अंदर ब्लॉक और सीसी नहीं बना पाया, उसका रीज़न यही था कि कौन से कोटे से बनाऊँ। एमपी कोटे से मेरे को 1 रुपया मिला नहीं, एमएलए कोटे से मेरे को 1 रुपया नहीं मिला और जिला परिषद से भी मेरे को 1 रुपया नहीं मिला। सिर्फ प्रधान कोटे से मेरे को जो पैसा मिला था उससे कुआं गहरा करवाया, शमशान भूमि की दीवार बनाई और एक सांडशाला थी वो बनाई। तो प्रधान कोटे से मेरे को बजट मिला था, उससे मेरा काम चला है। बाकी पंचायत के खाते से तो सिर्फ 12 महीने के अंदर 8, 10, 12, 15 लाख ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 लाख रुपया तो बिल में चले जाते थे। वो बिल में चले जाते थे। क्या तो देख सकते हो आप, फिर भी हिम्मत नहीं हारी, काम करवाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आप देख सकते हो धरातल पे इन्होंने बताया कि बहुत से काम करवाए। अभी आधे तो काम वैसे कागजों में भी छूट चुके हैं। अगर वो पूरा देखेंगे तो टाइम भी बहुत लंबा इंटरव्यू हो जाएगा। सर मैं और भी चीज़ जानूंगा कि लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं और मार्च के समथिंग आचार संहिता लग रही है। क्या रुझान है, कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है, कौन सा कैंडिडेट भारी रहेगा, कौन सा प्रबल दावेदार है? अभी देखिए, अभी तो इस पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मोदी लहर है जी। अगर कांग्रेस का कैंडिडेट कोई भी मजबूत भी रहेगा तो शायद ही मतलब आए। तो अब की बार फिर से हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारे तो अर्जुन राम जी ही आएंगे। भले अर्जुन राम जी हमारे गांव में वो लोग ध्यान कम दे रहे हैं, जैसे डूंगरगढ़ तहसील के गांव में अर्जुन राम जी ने बहुत ही कम ध्यान दिया है। हमारे गांव में भी हमने नाम प्लेट भी उनकी लगा रखी है। पंचायत भवन जो बना है उसमें हमने केंद्रीय मंत्री माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल की तरफ करके कर कमलों से उद्घाटन हुआ, लेकिन टाइम के अभाव से वो नहीं पहुंच पाए। फिर भी हमने नाम प्लेट भी उनकी लगा रखी है। हमें उम्मीद है कि वो आएंगे एक दिन। जैसे राम आए थे, जैसे 22 तारीख को आएंगे, वैसे भी हमें उम्मीद है कि अगले चुनाव में वापस फिर से अर्जुन राम जी आएंगे। क्या बात है जी। आपके दिल के अंदर आज भी प्रेम है उनके प्रति? बहुत प्रेम है। हम उनसे काफ़ी दफ़ा मिले हैं, जयपुर भी मिले हैं, हम बीकानेर भी मिलते रहते हैं, लेकिन वो तो बड़े लोग हैं, छोटे लोगों को नज़र में नहीं आते। हम तो भाई उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। फिर भी आज पूरी पब्लिक के जैसे कैसे अयोध्या में राम आए हैं और वैसे ही हमारे लिए भी वो अर्जुन राम जी एक राम बराबर ही है। हम उनको राम ही मानते हैं और हमें उम्मीद है कि फिर से एमपी हमारे तो अर्जुन राम जी ही बनेंगे। भले ही हमारा आज डूंगरगढ़ का जो ये ओवर ब्रिज है उसकी वजह से हम बहुत परेशान है और गांव में मतलब कोई विकास एमपी कोटे से नहीं हुआ है। बिल्कुल ही एमपी कोटे से हमारे धरातल में कोई डूंगरगढ़ तहसील के अंदर मोस्ट ऑफ काम हुए तो प्रधान कोटे से हुए हैं या एमएलए कोटे से हुए हैं। बाकी एमपी कोटे से बिल्कुल जीरो कह सकते हैं आप। जी हाँ, फिर भी हम एमपी साहब को ही वापस जिताएंगे। और आप इस चीज़ को भी मानते हैं कि जो एक सरपंच जो अपने अभी माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा वो एक सरपंच पद से ही उठे हुए हैं, तो सरपंच पद पे भी एक व्यक्ति होता है जो आगे जाके पूरे राजस्थान को लीड कर सकता है, मानते हैं? देखिए, आज मोदी जी जो है ना हर चीज़ को समझते हैं कि मतलब किसको क्या पोस्ट देनी है, किसको, वो खुद धरातल से उठे हैं। तो जो आदमी ज़मीन से जुड़ा होता है उसको हर चीज़ का पता है। तो भजनलाल जी से भी हमें अच्छी उम्मीद है कि वो धरातल से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि सरपंच के पद के ऊपर कितनी जिम्मेवारियां होती है। और एक एमपी साहब के या एमएलए साहब के पास में आम पब्लिक नहीं जाती। हर साइन जो है सरपंच के साइन चाहिए। एमएलए साहब के साइन तो बड़े कागजों में होते हैं, छोटे कागजों में आम पब्लिक के साथ में एनी टाइम सरपंच ही रहता है। तो सरपंच को हर चीज़ का पता रहता है कि गरीबी क्या चीज़ होती है। धरातल पे जुड़े हुए हैं। जी हाँ।
तो अपने अब मैं बात करूंगा नव सर्जित अपने जो एमएलए साहब हैं जिनको काफ़ी अच्छी वोटों से विजय किया है यहाँ के श्री डूंगरगढ़ के लोगों ने, ताराचंद जी श्रीमान सारस्वत को। तो सारस्वत साहब से भी आपको बहुत सी उम्मीदें होंगी, जैसे बजट की अगर कह सकते हैं कि पिछले कार्यकाल में जिस तरह से अपनी पंचायत पे एमएलए महोदय का ध्यान नहीं दिया गया था जो अपने अन्य पार्टी से एमएलए साहब थे, और इस बार वाले एमएलए साहब के पास आप गए हैं इस पंचायत के लिए? हाँ जी, एमएलए साहब के पास अभी हम गए भी थे और उनको जिताया भी है और उम्मीद भी लगाए हुए बैठे हैं कि अब नया बजट जब मार्च में सरकार देगी तब हमें भी एमएलए साहब कुछ अच्छा सा बजट देंगे, ऐसी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। और ताराचंद जी बहुत अच्छे इंसान है, वो आम आदमी की बात भी सुनते हैं और आम आदमी के साथ में वो जुड़ करके और विकास के कार्यों की वो कई सूचियां भी उन्होंने तैयार कर रखी है। तो हमें उनसे पक्की उम्मीद है कि जैसे ही बजट आएगा तो हमारे गाँव के लिए वो बहुत कुछ सहयोग करने के लिए वो खड़े रहेंगे। क्या बात है, आपने एमएलए साहब से उम्मीद लगा रखी है और आपके गांव वालों ने आपसे उम्मीद लगा रखी है। आपके युवा साथी मेरे को मिले थे जिन्होंने आपको चुनाव टाइम के अंदर अच्छी वोटों से विजय भी किया था आपके चुनावी टाइम के अंदर। तो चुनावी टाइम के अंदर विजय भी किया था उन्होंने। उनकी एक हमारे से सवाल था कि साहब हमारे सरपंच महोदय से आप एक हमारा मुद्दा रखना, साहब हमारे लाइब्रेरी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। क्या उनको क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम के साथ में? आपके पास टाइम भी कम है, आपके चुनाव भी आ रहे हैं, लोकसभा के भी आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे अपने युवा? देखिए, लाइब्रेरी की जहाँ तक बात आती है तो बहुत अच्छी बात है, लाइब्रेरी होना हमारे गांव में अति आवश्यक है। लेकिन हमारे गांव के अंदर सबसे पहले एक पशु हॉस्पिटल की ज़रूरत है जी। और बैंक की भी ज़रूरत है और एक गर्ल्स स्कूल की भी ज़रूरत है। लाइब्रेरी तो ये सब चीज़ें होने के बाद में अच्छी लगती है। तो फिलहाल मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले पशु हॉस्पिटल हो, गर्ल्स की एक अलग से स्कूल हो और हमारे स्कूल के अंदर जितने भी टीचर है वो भी बहुत कम है। शिक्षा के माध्यम से हमारा गांव बहुत पिछड़ा हुआ है, हमारे कोई सुन नहीं रहा है। हमारे आज आप 12वीं तक स्कूल है और मास्टर जो मतलब 6 मास्टर नहीं है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो हमारे शिक्षा का अभाव बहुत है। लाइब्रेरी होना भी अति आवश्यक है, लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ पशु हॉस्पिटल, गर्ल्स स्कूल अलग से और पूरे शिक्षक, तो ये कई चीज़ें, कई खामियां हैं हमारे अभी भी गांव के अंदर। जैसे मिनी बैंक भी बहुत ज़रूरी है। लाइब्रेरी अच्छी बात है होना, उसमें मैं भी वो करूँगा, सपोर्ट करूँगा कि अगर सरकार लाइब्रेरी बनाना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है। भाई गांव में जैसे आज जवान बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, बिना पढ़े भी लाइब्रेरी में अपना मतलब वक्त भी बिता सकते हैं। अच्छी बात है लाइब्रेरी भी होना। हाँ, लाइब्रेरी के लिए आपके युवा ही कह रहे हैं कि हमारे सरपंच साहब के सामने एक मुद्दा जरूर रखना। हमने वो आपके आगे रखा और आपने अपनी जनता को आश्वासन भी दिया, अपने युवाओं को। तो सर अब मेरा लास्ट और फाइनल मुद्दा है, ये आपका प्रयास रहेगा जो मात्र आपका 1 साल बचा है इसके अंदर जो अपनी गर्ल्स स्कूल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो अपनी बच्चियां हैं वो एक सेफ सिक्योर होकर अच्छी तरह से पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए सर, मैं आज सुबह ही मैं पूरा मेरे ग्राम सेवक जी जो है उनको भी बुला लिया था और पटवारी मैडम को भी स्पेशल आदेश दे रखा है और हमारे एलडीसी को स्पेशल ऑर्डर दे रखा है कि एवरी डे अगर आप नहीं आ सकते हो तो कोई बात नहीं, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आप छुट्टियां मनाओ, नो प्रॉब्लम, बट आप हफ्ते के अंदर कम से कम 5 दिन मेरे ग्राम पंचायत के कार्यालय में रहेंगे और पूरे प्रशासन गांव के संग, ये मेरा ध्येय है कि मैं जितने भी मेरे कार्यकर्ता आंगनवाड़ी के हैं या बीएलओ है, हमारे ग्राम सेवक जी है, एलडीसी है, प्रत्येक घर घर के अंदर भेज करके उनका पूरा मैं काम घर घर जा करके करूँगा। किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनाना है, मृत्यु प्रमाण पत्र या आधार कार्ड, जो भी सरकारी कार्य है वो फ्री ऑफ कॉस्ट, यहीं का यहीं, उनको तहसील में चक्कर न काटना पड़े। और मेरी प्रजा का अभी राम राज्य आया है तो मैं सोचता हूं कि राम राज्य जैसा कार्य सरकार भी करे और सरकार और एमएलए साहब, हमारा एमपी साहब और प्रशासन भी हमारे साथ में खड़ा होकर के आज जैसे कैसे पंजाब के अंदर उन्होंने अच्छी मुहिम रचा रखी है कि प्रशासन गांव के संग। तो मैं ये सोचता हूं कि 1 साल सिर्फ 1 दिन कैंप लगाने से कुछ नहीं होता है। मैं मेरे आंगनवाड़ी स्टाफ को, मेरे ग्राम पंचायत के स्टाफ को, सबको मैं प्रत्येक घर हफ्ते में 3 दिन राउंड लगवाना चाहता हूं प्रत्येक घर में कि घर घर जा करके उनकी समस्याओं का समाधान करें।
तो आपके ग्राम विकास अधिकारी, आपके एलडीसी, आपके बीएलओ साहब, ये सब आपका साथ देने के लिए तैयार हैं या अपनी सेवाएं दे रहे हैं समय से? हाँ जी, हाँ जी, समय समय पर दे रहे हैं। जैसे उनको बोलते ही वो तुरंत तैयार हो जाते हैं। आप सामने देख सकते हैं हमारे बीएलओ साहब, ग्राम सेवक जी और सब एनी टाइम, मतलब जैसे ही फ़ोन का इंतजार करते रहते हैं तो तुरंत खड़े रहते हैं। आप देख सकते हो जिस तरह से सरपंच महोदय के विचार है, सरपंच प्रतिनिधि जी के विचार है कि हमारे गांव वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मुहैया हो पाना, ये भी बहुत अच्छी बात है। सर, आपके विचार अच्छे लगे, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से ऐसे आप पधारिए, दोबारा आपका भी वेलकम है, स्वागत है आपका। आप आज का युग जो है वो मीडिया का है। मीडिया थ्रू मतलब हमारा आप आगे तक बात जाएगी, उनको भी पता लगेगा। तो हमारा आपसे भी उम्मीद है कि आप दोबारा हर साल में एक बार नहीं, 2 बार 3 बार आप भी आइए, ताकि प्रशासन को भी पता चले कि धरातल में क्या हो रहा है। तो आपके चैनल वालों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप मतलब इस मुहिम को आप आगे जो चला रहे हैं, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद बोला ही था, फिर से मैं आपको दोबारा धन्यवाद देना चाहता हूं। थैंक यू, शुक्रिया, आभार, मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें अपना निजी समय निकाल के दिया। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ वीर सिंह, कैमरामैन जगदेव के साथ में खास मुलाकात पूर्ण जी के साथ। जय हिंद, जय भारत।